हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दिस वीडियो पार्ट ऑफ अ संकल्प सीरीज, जहां पर हम चारों जो आपके जेआईबी के कंपोनेंट्स हैं उनके 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ईच कंपोनेंट उसको डिस्कस कर रहे हैं। इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट आई एंड आईएफएस, इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जो आपका पहला पेपर है। इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर, रेदर आई वुड से डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके सब टॉपिक्स, किस तरह के क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से आते हैं, कितना डीपली आपको इनको प्रिपेयर करना है, कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इन सारे सवालों के जवाब इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, ठीक है। जेआईबी एग्जाम के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि रिकलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है। ये आपको एक आइडिया देते हैं कि आगे जो एग्जाम आने वाला है उसमें कई सारे टॉपिक्स का वेटेज क्या रहने वाला है, उनको किस तरीके से आपको कवर करना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उससे डिराइव्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज का बढ़िया एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ओके, तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके, तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते क्या हैं, इनके फीचर्स, साथ में इनके टाइप्स, ठीक है, कुछ जो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फर्स्ट थिंग इज है क्या, एंड द नेक्स्ट थिंग इज इवॉल्व कैसे हुए, ठीक है। तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, ये इवॉल्व हुए बिकॉज ऑफ अ फ्लॉ, या फिर हम कह सकते हैं एक ऐसी कैपेसिटी की कमी होती है बैंक्स में, जिसके वजह से हमें ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लाना पड़ा। अरे, बैंक्स में कैपेसिटी की कमी, किस चीज़ की कमी है? तो एक्चुअली बैंक्स जो डिपॉजिट्स लेते हैं वो शॉर्ट टर्म के लेते हैं, एंड दैट इज़ वाई लोन्स जो वो दे सकते हैं वो भी मोस्टली शॉर्ट टर्म के ही हो पाते हैं। अगर लेट्स से एक ईयर, 1 ईयर का मेच्योरिटी का एक डिपॉजिट है, तो 1 साल बाद बैंक को वो विद अलॉन्ग विद इंटरेस्ट रिटर्न करना है। तो उसका एसेट भी ऐसा ही होना चाहिए कि वो 1 साल बाद बैंक को वो रिटर्न दे, और इनफैक्ट जितना वो रिटर्न यहाँ पर दे रहे हैं उससे ज़्यादा वो रिसीव करे, ताकि बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम क्रिएट हो, ठीक है। तो इस तरीके से इनका जो मेच्योरिटी है वो ऑलमोस्ट मैच करना चाहिए। अब लेटेस्ट से बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट के लिए कोई लोन दे दिया, तो वो लोन डेफिनेटली कि ये एक लॉन्ग टर्म लोन होगा, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर और देश का डेवलपमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल, मैंने देखा था व्हेन आई वाज गोइंग टुवर्ड्स उत्तराखंड, तो वहाँ पर एक रोड बनाई जा रही है राइट फ्रॉम द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज टू अ लार्ज एरिया इनटू उत्तराखंड। आई वोंट से ग्रेटर हिमालयस, बट हाँ, काफ़ी एरिया तक। तो ये एक सड़क बहुत ही अच्छी पक्की बनाई जा रही है, तो कितना समय लगेगा, व्हाट इज़ योर एस्टिमेशन? इट विल टेक अ होल लॉट ऑफ टाइम, और ये इसके लिए लोन की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली है, ठीक है। गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स है, दे विल बी टेकिंग द लोन। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट डायरेक्टली नहीं करते, तो वो पैसा बैंक से आएगा। तो बैंक्स जो है इनकेपेबल हैं लॉन्ग टर्म लोन्स को देने के लिए। यस, दिस इज वन थिंग, बिकॉज उनका जो डिपॉजिट का बेस होता है दैट इज ऑल्सो शॉर्ट टर्म। तो जब बैंक नहीं दे रहे तो किसी और को तो देना होगा ना। तो वी केम अप विद द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मेन काम है कहीं से भी पैसों को इकट्ठा किया जाए। तो इनके भी सोर्सेस फिक्स्ड है, जो हम आगे पढ़ेंगे। अलग अलग के लिए अलग अलग सोर्सेस है, एंड ये जो है लॉन्ग टर्म लोन्स दिए जाए टू द रिक्वायर्ड पीपल, ठीक है, रिक्वायर्ड एंटिटीज, ठीक है। तो इस लॉन्ग टर्म लोन से क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट को फाइनेंस करने वाले इंस्टीट्यूशंस, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। बेसिक समझ में आ गया वाई हैव दिन इनको एस्टैब्लिश क्यों किया गया है, इनका मेन पर्पस एंड एम क्या है। अब इवॉल्व कैसे हुए? सबसे पहला जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए लाया गया था। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईएफसीआई, 1948। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ कि विच इज द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एंड लेट मी टेल यू, ये चैप्टर खुद में मॉड्यूल सी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो नेक्स्ट, स्टेट लेवल पे इनको एस्टैब्लिश किया गया, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, थ्रू द स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1951। अब ये 1948-51 के टाइम है। 55 के बाद 2021 तक के जो डेवलपमेंट्स है वो देखते हैं। आईसीआईसीआई इसको लाया गया था सो दैट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर को तो फंड कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ताकि ये क्या कर सके, जो भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं उनके शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह इश्यू करके वो पैसे उठा रहे मार्केट से, तो उनकी अंडर राइटिंग हो सके। अंडर राइटिंग मीन्स व्हाट?
वो पर्टिकुलर शेयर या बॉन्ड किस तरीके से परफॉर्म करेगा इन द मार्केट, इसका एक एस्टिमेशन मिल सके। ठीक है, बेस्ड अपॉन क्या इंडस्ट्री, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के क्या जो है पैरामीटर्स हैं, क्या स्टेटस है प्रेजेंटली उस जो भी फैक्ट्री है उसके ओनर के हिसाब से, जिस फील्ड में है उसके हिसाब से सारा कुछ बताते हैं। अब एलआईसी को लाया गया। एलआईसी ऑल्दो एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज सच नहीं कहा जा सकता, बट एक इंस्टीट्यूशन जो कि फंड करता है इस तरह के डेवलपमेंट को, वो है। ठीक है, 1956 में लाया गया। एग्री फाइनेंस कॉर्पोरेशन 63 में, इसे चेंज किया गया इनटू नाबार्ड लेटर ऑन इन 1981। ठीक है, इसी तरीके से जीआईसी को भी लाया गया, यूटीआई, आईडीबीआई, ये सारे आपको दिख रहे हैं जो कि एक्चुअली हेल्पफुल है इन कमिंग अप विद द डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडिया में क्रिएट करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। अब 1964-74 में कौन से इंस्टीट्यूशंस आए, यहाँ पर आरबीआई को एक पावर मिल गया। अब डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक तो है नहीं, तो रेगुलेट कौन करेगा, ये एक बड़ा इश्यू था। तो चेंजेस तो करने थे, तो आरबीआई के चैप्टर 3B में चेंजेस किए, जो आरबीआई एक्ट है 1934 का, उसमें चैप्टर 3B में चेंजेस किए। एंड ऑल्सो सेक्शन 45 आईसी में चेंजेस किए गए, ताकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जो डेफिनेशन है उसमें डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूड किया जाए, ताकि आरबीआई कैन रेगुलेट देम टू सम एक्सटेंट। अब 1981 टू 86 में नाबार्ड, एग्जिम बैंक 1982 में इनको लाया गया, 1981-82 में। देन लेटर ऑन एससीआईसीआई शिपिंग रिलेटेड, पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सभी से रिलेटेड ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश किया गया। 87-88 के बीच रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये रिस्क कैपिटल वाला जो है एक्चुअली एक वेंचर कैपिटल फंडिंग इंस्टीट्यूशन है इन इंडिया, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। तो इसके बारे में हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है वेंचर कैपिटल का। तो वहाँ पे तो ये एक्चुअली लोन्स देता है टू ऑल द न्यू आइडियाज एंड स्टार्टअप्स जो आ रहे हैं। ऑफ कोर्स इफ एनीथिंग इज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, इस वजह से ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कैटेगरी में भी आ जा रहा है। 1988 में नेशनल हाउसिंग बोर्ड, या आज के डेट में उसे नेशनल हाउसिंग बैंक कहा जा रहा है, तो उसे भी स्टैब्लिश किया गया। आईडीबीआई हमने पहले देखा था, वो आईडीबीआई इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर बोर्ड ऑफ इंडिया था पहले। अब उसमें से सिडबी को लाया गया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो भी आईडीबीआई के फंक्शंस थे वो सारे सिडबी ने अब टेक ओवर कर लिए 1989। ठीक है, तो इसी तरीके से ये सारे एस्टैब्लिश किए गए। नाउ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के एवोल्यूशन को तो हमने देख लिया, इसका बेसिक मीनिंग देख लिया। अब मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, डेवलपमेंट इन द सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सब में इंफ्रास्ट्रक्चर मेनली डेवलप करना, जिससे ग्रोथ प्रोपेल हो एंड हाई प्रायोरिटी एरियाज, रूरल एरियाज में डेवलपमेंट हो। स्किल्स एंड जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है उनको हेल्प मिले, बिकॉज उनका काफ़ी ज़्यादा जो है इसके वजह से सपोर्ट प्रोवाइड होता है, क्योंकि वो इस डेवलपमेंट में रॉ मटेरियल्स को सप्लाई करना एंड ऑल्सो इस डेवलपमेंट से जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है उनका फ़ायदा उठाने का काम और बोथ द एंड्स करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग द वर्किंग की डिफरेंट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज वर्क कर रहे हैं, उनका वर्क को कोऑर्डिनेट किया जा सके। सो इसका बेस्ट एक एग्जांपल हम पहले पढ़ चुके हैं, पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव। तो इसमें हमने यही पढ़ा था कि मेनली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डेवलप करने वाले कई सारे मिनिस्ट्रीज हैं। अब इन मिनिस्ट्रीज का वर्क साइलोस में चलता है, यानी कि एक मिनिस्ट्री रोड बना के छोड़ देगी, फिर एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री उसके आसपास जो पेड़ पौधे इनसे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के छोड़ देगी। बट दे शुड कम इन जो है समन्वय में आना चाहिए, कोऑपरेशन, दे हैव टू कोऑपरेट विद ईच अदर सो दैट द बेस्ट कैन बी गिवन टू द पब्लिक। ठीक है, तो वो चीज़ है गति शक्ति इनिशिएटिव का, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दैट। तो इसी तरीके से डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसको फंड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दैट कोऑर्डिनेशन बिकम्स मच बेटर। अब कौन कौन से ऐसे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जिनके हम बात कर सकते हैं, देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज, लाइक डेवलपमेंट बैंक्स है, आईएफसीआई, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, एससीआईसीआई, सिडबी, नाबार्ड जो हमने ऑलरेडी देख रखा है। नाबार्ड को 2021 में लाया गया था, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जो है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एंड आज के डेट में ये सारे बैंक बन चुके हैं जितना भी आप देख रहे हो। ओनली NABFID इज द ओनली डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्टिंग राइट नाउ। ठीक है, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट को सपोर्ट करता है, उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को नाबार्ड, एग्रीकल्चर, टीएफसीआई, टीडीआईसीआई, टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म। ठीक है, अब एलआईसी एंड यूटीआई इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस है, नॉट एज सच डीएफआईस। एंड स्टेट लेवल पे स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आपके जो है स्टेट लेवल पे फंक्शन करते हैं टू डू द सेम एक्टिविटीज।
अब एक एक करके जो डिफरेंट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट वन हियर इज आईएफसीआई। तो कौन से ईयर में ये लाया गया था? 1948 में। ये एक ब्रेन चाइल्ड है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जुलाई 1 1948 में लाया गया एंड इट इज़ द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आप देख सकते हैं 47 में तो इंडिया को आज़ादी ही मिली थी, नेक्स्ट ईयर हमने ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इस आईएफसीआई को ले आए। अब आईएफसीआई पहले गवर्नमेंट के अंडर अच्छा जो है फंक्शन कर रहा था, बट और भी ज़्यादा मेजर रोल अपनाने के लिए आफ्टर 1991 रिफॉर्म्स आईएफसीआई को एक जो है कंपनी में चेंज कर दिया गया। कैपिटल मार्केट स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन टू कंपनी से चेंज कर दिया गया। ठीक है। अब इसका जो ऑथराइज्ड कैपिटल है पहले 10 करोड़ था, अब 250 करोड़ रुपीस से इनिशियल कैपिटल पैसा जिससे आईएफसीआई को एस्टैब्लिश किया गया है। आईएफसीआई हैज़ मेनी फाइनेंशियल प्रमोशनल एक्टिविटीज जो इनिशियली उसने कर रखा था। अंडर राइटिंग एंड इन्वेस्टिंग के ज़्यादा जो है काम आईएफसीआई के नहीं है। ठीक है। इट जस्ट हेल्प्स गिव्स लोन्स टू द इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश कर रहे हैं उनको लोन देने का काम है। अंडर राइटिंग जैसा मैंने आपको बताया कई सारे इंडस्ट्रियल और उसके हेड्स जो हैं शेयर्स बॉन्ड्स इशू करके कैपिटल उठाते हैं मार्केट से, तो वो शेयर्स बॉन्ड सही है या नहीं, ये सारी चीज़ें कैसे फंक्शन करेगा फ्यूचर में, दैट इज़ द टॉपिक दैट इज़ डेल्ट बाय अंडर राइटिंग। तो वो आईएफसीआई नहीं करता था। ये गवर्नमेंट कंपनी बन गया 2015 में। आज के डेट में ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, नॉन डिपॉजिट टेकिंग, सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट एक एनबीएफसी है। एनबीएफसीज इट इज़ लाइक अ बैंक ओनली, इट विल टेक सम जो है पैसा या तो डिपॉजिट या तो लोन से लेगा एंड लोन्स फर्दर देकर इसके बीच का जो मार्जिन है उससे उसकी कमाई होती है। तो एनबीएफसी, एनबीएफसी इसीलिए क्योंकि ये कंपनीज एक्ट के तहत एस्टेब्लिश्ड है एंड इट इज़ नॉट अंडर द आरबीआई का रेगुलेशन, एज सच स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के अंडर नहीं है। एंड ये डिपॉजिट्स नहीं लेते, यानी कि जनरल पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेता एंड ये सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है। अगर आईएफसीआई फेल हुआ तो हमारे पूरे इकोनॉमी में काफ़ी सारे इश्यूज आ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें आईसीआईसीआई इज द नेक्स्ट वन, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो आईसीआईसीआई पहले एक डीएफआई था, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इट वाज नॉट अ बैंक। तो इससे पहले जो क्वेश्चन दैट वाज नॉट रेलेवेंट सो आई जस्ट वेंट थ्रू। अब यहाँ पर अगर हम देखें 1955 में हम ये कह सकते हैं कि, तो ये पिछले सेशन में पूछा हुआ था कि सेक्शन कौन सा सेक्शन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आरबीआई लाइसेंस देता है, तो द करेक्ट आंसर हियर इज सेक्शन 20। ठीक है। तो सिंस इट वाज आस्क्ड आई जस्ट ब्रॉट दिस क्वेश्चन कि सेक्शन 20 ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। अब यहाँ पर अगर हम देखें 1955 में आईसीआईसीआई लाया गया था। ओके तो पहले ये एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, तो आईसीआईसीआई इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डीएफआई जिससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ फैक्ट्स, कुछ थोड़ा आपको डेटा तो याद रखना पड़ेगा एंड इट इज़ वेरी लॉजिकल, तो आराम से आपको याद हो जाएगा। 55 में एसबीआई के साथ इसे एस्टैब्लिश किया गया था। एसबीआई का एस्टैब्लिशमेंट भी यू नो ना 1955 में हुआ था। कौन से डेट को हुआ था? 1 जुलाई। जो लोग एसबीआई में काम करते हैं आपको तो पता ही है। ठीक है। ये वर्ल्ड बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जो इंडस्ट्री है यानी कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट, इंडस्ट्रीज को क्रेडिट देना, इन्वेस्टमेंट करना, ये मेन काम है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो आईएफसीआई है ये इन्वेस्टमेंट एंड अंडर राइटिंग नहीं करता था, तो अब उससे रिलेटेड एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को लाया गया, दैट इज आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई का मेन काम है अंडर राइटिंग एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ों को डील करना है। तो ऑब्जेक्टिव वाज टू ऑगमेंट द अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग से शेयर्स बॉन्ड्स जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिलीज किए जा रहे हैं बाय द डिफरेंट एंटिटीज, उनका लेवल यानी कि किस तरीके से फ्यूचर में परफॉर्म करेगा, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलता है। अब यहाँ आईसीआईसीआई लेटर ऑन जाकर एक बैंक बन जाता है। ओके तो बहुत ही अच्छा इसका जो है हिस्ट्री है। 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। उनका कितना था डिपॉजिट लेवल, कितना था? 50 करोड़ या उससे ऊपर होगा तो दे विल बी नेशनलाइज्ड। प्राइवेट बैंक्स को पब्लिक सेक्टर बैंक बना दिया गया। अब 1980 में अनदर 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। इनका कितना था डिपॉजिट का जो अमाउंट है मिनिमम, तो 200 करोड़ है, उससे ज़्यादा होगा तो दे विल बी नेशनलाइज्ड, इस तरीके से। तो ये नेशनलाइज जब किया जा रहा था 1969 तक तो ठीक है, काफ़ी सारे प्राइवेट बैंक्स थे, काफ़ी को ये नेशनलाइज किया गया, कुछ को नहीं किया गया। जो नहीं किया गया दे वर कॉल्ड द ओल्ड, दे आर कॉल्ड द ओल्ड प्राइवेट बैंक्स। अब इसके बाद आरबीआई स्टॉप्ड गिविंग द लाइसेंस टू एनीवन। अभी हमने देखा सेक्शन 20 के तहत आरबीआई हैज द राइट टू गिव द लाइसेंस टू द बैंक्स एंड प्राइवेट बैंक्स को भी दे सकता है। तो प्राइवेट बैंक्स को लाइसेंस नहीं दे रहा था टिल द ईयर 1994। 1994 में आईसीआईसीआई गॉट द फर्स्ट न्यू प्राइवेट बैंक लाइसेंस। ठीक है।
ऑल्दो ये कोई अलग सा नहीं है, बट इट वाज कॉल्ड द फर्स्ट न्यू प्राइवेट बैंक बिकॉज पहले प्राइवेट बैंक्स को बीच में जो है कोई लाइसेंस नहीं मिल रहा था, एंड 1969 से पहले जो थे वो सारे ओल्ड प्राइवेट बैंक, और जो कन्वर्ट कर दिया अब तो पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो दैट इज व्हाई आईसीआईसीआई बिकेम द फर्स्ट न्यू प्राइवेट बैंक। इन द लाइन केम कोटक, यस बैंक, ये सब बाकी जो है आगे। तो आईसीआईसीआई का मेन रोल है नॉन फंड बेस्ड रोल है, यानी कि ये अंडर राइटिंग, ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं उनको करता है, और किसी को जो है बैंक गारंटी वगैरह ये सब चाहिए तो आईसीआईसीआई बैंक विल बी डूइंग दैट। मर्चेंट बैंकिंग 73 में स्टार्ट किया, एंड बैंक जो है 1994 में ये बना। इसका और एक आईसीआईसीआई का मेजर अचीवमेंट है, 1999 में ये फर्स्ट ऐसा इंडियन कंपनी बना जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ, एंड इट वाज फर्स्ट एशियन बट नॉन जापानीज, यानी कि जापानीज कई सारे कंट्रीज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किए गए हैं, बट एशिया से जापान के अलावा कहीं और से नहीं लिस्ट किए गए थे। तो आईसीआईसीआई बिकम द फर्स्ट एशियन नॉन जापानीज कंपनी जिसको लिस्ट किया गया इन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इन 1999। ऑल्सो इट इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक ऑफ इंडिया। तो कई सारे फर्स्ट जुड़े हुए आईसीआईसीआई से, आई होप यू विल बी एबल टू रिमेंबर। यूनिवर्सल बैंक, अब ये बैंक 1994 में बंद तो गया, लेकिन यूनिवर्सल यानी कि सारे टाइप्स ऑफ कस्टमर्स को केटर नहीं कर पाता था, बट 2002 तक इट स्टार्टेड केटरिंग टू ऑल द टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, एंड आईसीआईसीआई बैंक में जो आईसीआईसीआई और उसके कई सारे जो सब्सिडियरीज उनको मर्ज कर दिया गया। अब आईसीआईसीआई का काम एनआरआईज को एडवाइस करना भी है, 1982 से ये इस तरीके से ये काम कर रहा है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स रिलेटेड टू आईसीआईसीआई। कैन यू जस्ट ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन? डैश वाज द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू बी लिस्टेड इन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। जून 2024 का है ये। आईसीआईसीआई है, आईडीबीआई है, नबार्ड है, या स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन? तो फर्स्ट इंडियन कंपनी टू बी लिस्टेड इन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वाज व्हाट? DFI in India, it was ICICI. अभी हमने पढ़ा ना? Yes. So if you have answered A, that is absolutely correct. Now moving to SIDBI, Small Industries Development Bank of India. अब IDBI आया था 1964 में अंडर द RBI, और लेटर ऑन उसका जो ओनरशिप वगैरह में चेंजेस किए गए। अब IDBI जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, इसमें से स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को कार्व आउट किया गया, लाया गया। 1980 में ये हुआ, 1989 के एक्ट के तहत ये आईडीबीआई का सब्सिडियरी बना, एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है आईडीबीआई के अंदर वो सारे डेलीगेट कर दिए गए टू सिडबी राइट नाउ। नेशनल इक्विटी फंड्स भी ये मेंटेन करता है विद रिस्पेक्ट टू द स्मॉल इंडस्ट्रीज। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंसिंग, प्रमोशन, डेवलपमेंट, कोऑर्डिनेशन एमएसएमई सेक्टर के साथ। तो ये स्मॉल इंडस्ट्री का मतलब ही क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई ही है, तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करने का काम किसका है? ये सिडबी का है। अब इसके क्या क्या फंक्शन है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फाइनेंस प्रोवाइड करना। डायरेक्ट फाइनेंस इज डायरेक्टली जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है उनको भी ये लोन देता है। दीज आर नॉट इंटरमीडियरीज, इन्हें नॉन इंटरमीडियरी कहा जाता है, जनरली नॉन इंटरमीडियरी। अब इंटरमीडियरी कौन है? इंटरमीडियरी आर द बैंक एनबीएफसीज, है ना? वो डायरेक्टली आपके साथ डील करते हैं, जिसके पास मनी है उससे लेते हैं और जिसको मनी चाहिए उसको देते हैं। तो डायरेक्ट इन बिटवीन डीलिंग इज डन बाय बैंक्स एंड एनबीएफसीज। बट दीज सिड बी, अभी जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हम पढ़ रहे हैं, ये सारे नॉन इंटरमीडियरीज कहलाते हैं। वाई? दे डू नॉट डायरेक्टली गिव यू लोन। वो किसी बैंक को दे देंगे और वो बैंक आपको लोन देगा फर्दर। बट सिडबी हैज़ द राइट कि वो डायरेक्टली लोन भी प्रोवाइड कर सके टू द एंटिटीज जो कि इंडस्ट्रीज में हैं, बिकॉज इंडस्ट्रीज आर लार्ज, इंडिविजुअल्स नहीं है, तो उनके साथ सिडबी डील कर सकता है। तो दैट इज अ डायरेक्ट लोन भी प्रोवाइड करने के इसके काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स है जो हम आगे देखेंगे। अब इनडायरेक्ट फाइनेंस भी प्रोवाइड करता है विच मेनली इंक्लूड्स रीफाइनेंस। ठीक है, अब रीफाइनेंस का मतलब क्या है? ये ऐसा है जहाँ रीफाइनेंस का मतलब है कि लाइक आई टोल्ड यू, सिडबी ने किसी बैंक को लोन दे दिया एंड बैंक ने फर्दर ये जो है किसी इंडस्ट्री को, किसी फैक्ट्री को ये लोन दे दिया। तो ऐसे में क्या है? ये तो फाइनेंस हो गया, उसे रीफाइनेंस किया जा रहा है बाय सिडबी। ठीक है, 100 रुपीज़ लोन दिया तो सिडबी विल गिव 100 रुपीज़ टू द बैंक, कि बैंक का जो कैपिटल बेस है वो कम ना हो, बैंक अपना बिजनेस करता रहे उसके लिए। डिस्काउंटिंग, री डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, ये सब हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। बट जनरली जब इंडस्ट्रीज के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बिल जनरेट करते हैं, जो बायर है उसको सामान भेज देते हैं, उसके बाद बिल जनरेट होता है। तो ये बिल कई बार जो बायर है इमीडिएटली पे नहीं करता, तो ये बैंक के पास जाते हैं,
बिल 100 का है तो 90 रुपीज़ मुझे दे दो, ऐसे करके वो ले लेते हैं, 10 रुपीज़ के डिस्काउंट पे भी ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें बिजनेस करना है अभी और वो ज़्यादा लॉस हो जाएगा, तो दे टेक इट। एंड बायर फिर फाइनली बैंक को अपना जो भी है पैसा सेटल कर देता है, बैंक 10 रुपये वहाँ पे कमा लेता है। ऐसा एमएसएमई के प्रोडक्ट्स को मार्केट करने का भी काम सिडबी का है। फैक्टरिंग, लीजिंग, इनसे रिलेटेड हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ एक्टिविटीज़ है जो इंडस्ट्रीज करते हैं पैसों को उठाने के लिए। एंड लीजिंग इज एक्टिविटी जो कि द स्मॉल इंडस्ट्रीज विल बी डूइंग सो एज टू टेक अप सम प्रॉपर्टी, थोड़ा एरिया ले लिया, वहाँ पे अपना इंडस्ट्री चला रहे हैं तो लीज के थ्रू ले लेते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल ऐसा। ठीक है, तो दैट कैन बी डन। प्रमोटिंग एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज एंड मॉडर्नाइज करना इंडिया में जो इंडस्ट्रीज है उनको कैपिटल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो डायरेक्ट फाइनेंसिंग क्या, लोन्स, इक्विटी, ये सब क्या, डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स बाय करना, ये सब किया जाता है। इनडायरेक्ट फाइनेंस रीफाइनेंस के थ्रू, एंड माइक्रो फाइनेंस भी प्रोवाइड किया जाता है सिडबी के द्वारा, क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है ना, तो माइक्रो फाइनेंस स्मॉल बिजनेसेस को मिलता है। अब प्रेजेंट स्टेटस क्या है सिडबी में, एक्चुअली शेयर होल्डिंग किसकी किसकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 22 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ में इसमें शेयर होल्डिंग है, जिसमें हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग किसका है, एसबीआई एंड एलआईसी का लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग है। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स रिलेटेड टू सिडबी। अब कुछ जो डायरेक्ट लोन इनिशिएटिव्स है जिसके थ्रू सिडबी डायरेक्टली जो पीपल सॉरी जो इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, उनको लोन प्रोवाइड कर सकता है, तो वो इनिशिएटिव्स कौन से हैं? तो वन ऑफ देम इज द स्माइल इनिशिएटिव, सिडबी मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फंड फॉर एमएसएमई। ठीक है, स्माइल, तो स्माइल इनिशिएटिव के थ्रू मिनिमम लोन साइज को इक्विपमेंट बाय करने के लिए 10 लाख रुपीज तक का प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड जो इक्विपमेंट फाइनेंस, इक्विपमेंट खरीदने के लिए पैसा ले रहे हैं, अब बाकी लोगों के लिए 25 लाख रुपीज का जो है साइज है मिनिमम लोन साइज। ठीक है, तो ये लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, मैक्सिमम टेन्योर ऑफ 10 ईयर्स। जो भी सिडबी के डायरेक्ट लोन इनिशिएटिव्स आप देखोगे, इनमें से सबसे हाईएस्ट टेन्योर का जो लोन है ये स्माइल इनिशिएटिव के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। 3 ईयर का मॉरेटोरियम भी यहाँ पर इंक्लूडेड होता है। अब स्माइल इक्विपमेंट फाइनेंस एससीएफ ये इनिशिएटिव है जहाँ पर मिनिमम लोन साइज जो है 10 लाख रुपीज का है, एंड 72 मंथ्स यानी कि 6 ईयर्स तक का इसका टेन्योर आपको प्रोवाइड किया जा सकता है। देन देर इज ऑल्सो लोन अंडर पार्टनरशिप विद द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो जो मैन्युफैक्चरर है उसके साथ सिड भी डील कर लेगा कि आप सप्लाई कर दो जिसको भी जो भी चाहिए, इनमें से कोई लिस्ट देके या फिर पीपल जो भी हैं इंडस्ट्री से उनको सप्लाई कर दो, आई विल पे द मनी। ठीक है, या फिर लेटर ऑन जो है आपको मैं पैसे दे दूंगी इस तरीके से, तो आई विल पे द मनी एंड देन ये जो है सिडबी को अपना जो भी अमाउंट लगा है वो उसको सिडबी को लौटा देता है। ऐसा अप टू 1 करोड़ इसका फैसिलिटी है, एंड अप टू 5 ईयर्स जो है लोन का टेन्योर है। वर्किंग कैपिटल, कैश क्रेडिट, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे कई बार रिक्वायर्ड होते हैं, जो कई बार इंडस्ट्रीज अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को कवर अप नहीं कर पाते हैं, जो भी रेवेन्यू उनके पास है उससे, तो ऐसे केस में ये वर्किंग कैपिटल वाला जो इनिशिएटिव है दैट विल हेल्प। इसमें फाइनेंशियल अप्रेजल यानी कि कितना अमाउंट, लोन अमाउंट दिया जा सकता है, ये खुद जो बैंक बोर्ड है टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से वो डिसाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ जो है डायरेक्ट लोन स्कीम्स ऑफ सिडबी हमने देख लिए। अब ये देखिए मई 2023 का क्वेश्चन, मिनिमम लोन साइज फॉर इक्विपमेंट फाइनेंस, सिडबी मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फंड फॉर एमएसएमई, सिडबी स्माइल इनिशिएटिव के थ्रू वो कितना है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था मिनिमम लोन साइज 10 लाख इक्विपमेंट फाइनेंस के लिए, एंड फॉर अदर्स 25 लाख मिनिमम है, तो इक्विपमेंट फाइनेंस का ही पूछा हुआ है, तो 10 लाख रुपीज बी शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, अब आगे हम देख रहे हैं एग्जिम बैंक, तो एग्जिम बैंक में के नाम में लिखा हुआ है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रमोट एंड सपोर्ट करने वाला ये एग्जिम बैंक है। अब ये एग्जिम बैंक को 1982 में लाया गया था, 1981 के एग्जिम बैंक एक्ट के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कम्प्लीटली ओन्ड है, एंड इनिशियली कॉटन जूट एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए एग्जिम बैंक को लाया गया था। तो इसका आइडिया जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री 1978-79 में लेकर आती है। अब इसके अलावा इसके जो एक्टिविटीज़ हैं, व्हाट आर द फंक्शंस, तो ये इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स को फाइनेंस करता है। अगर किसी को भी लोन वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो एग्जिम बैंक इज गोइंग टू गिव यू,
मशीनरी का ट्रेड लीज परचेज के थ्रू फाइनेंस बिजनेस, रीफाइनेंसिंग द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में लगे हुए हैं, तो दैट इज द वर्क ऑफ द एग्जिम बैंक। और भी कई सारे फंक्शन है लाइक टेक्निकल एंड असिस्टेंस टू इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर, मर्चेंट बैंकिंग वगैरह। अब कई सारे और भी फंक्शन इसके हैं लाइक अंडर राइटिंग। तो यहाँ पर आप एसेंशियली देख सकते हैं जो भी लोग इंडिया से फॉरेन ट्रेड के बिजनेस में हैं उनको, एंड जो बाहर कंट्री के एंटिटीज है जो इंडियंस के साथ बिजनेस कर रहे हैं ट्रेड का, उनको भी सपोर्ट करने का काम एक्सिम बैंक का है। अंडर राइटिंग जहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड जो कंपनीज उनके शेयर्स बॉन्ड्स जो है किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, ये एक्सिम बैंक बता देगा। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो डन। फॉरेन बैंक्स, गवर्नमेंट्स, एडवाइजर, एडवाइजरी सर्विसेज पे एक्सिम बैंक प्रोवाइड करता है कि एडवाइस प्रोवाइड करता है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अब फाइनेंसिंग इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया, इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज जो इंडिया के साथ बिजनेस कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर वन ऑफ द फंक्शंस एक्सिम बैंक का। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ मशीन्स, मशीनरी ऑन लीज, हायर परचेज, ये सारी चीज़ें भी एक्सिम बैंक के द्वारा किए जा रहे हैं। प्रोवाइडिंग रीफाइनेंस सर्विसेज टू द बैंक्स, यानी कि कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में बैंक्स अगर ऐसे एंटिटीज़ को लोन दे रहे हैं तो एक्सिम बैंक से वो मनी जो है रिकवर किया जा सकता है कि भाई हमने 100 करोड़ ऐसे एंटिटी को लोन दिया है जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में, तो एक्सिम बैंक फिर वो बैंक को पैसे दे देगा। इसी तरीके से असिस्टेंस जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर को प्रोवाइड करना, जॉइंट वेंचर जो बिजनेसेस है इस तरह के एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड, उनको भी फंड करना। मर्चेंट बैंक के एक्टिविटीज़ यानी कि सर्टेन जो शेयर्स बॉन्ड्स है वो कैसे परफॉर्म करेंगे एंड ऑल अंडर राइटिंग, एंड ऑल्सो हेल्पिंग द एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड एंटिटीज अगर उन्हें शेयर्स बॉन्ड्स वगैरह इशू करना है इनटू द ओपन मार्केट, तो इसे हम जो है कह देते हैं कि मर्चेंट बैंक के एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, आप लेट से एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी है, आपको शेयर्स इशू करके पैसा उठाना है मार्केट से, तो कैसे करेंगे? सारे मैनेजमेंट जो है मर्चेंट बैंक के द्वारा किया जाता है, तो ऐसा मर्चेंट बैंक भी एक्सिम बैंक बन सकता है। शेयर्स डिबेंचर्स कंपनीज के जो कि फॉरेन ट्रेड में इंक्लूडेड हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स, लाइन ऑफ क्रेडिट, एडवाइजरी सर्विसेज एंड एक्सपर्ट नॉलेज जो है इंडियन एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड करने का काम विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स इज ऑफ एक्सिम बैंक ओनली। जून 2024 का क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द फंक्शंस ऑफ एक्सिम बैंक। अब तो इतनी बार रट गया कि आपको याद हो जाना चाहिए। फाइनेंसिंग इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया, फाइनेंसिंग द इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, फाइनेंसिंग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ मशीन्स एंड मशीनरी ऑन लीज, हायर परचेज बेसिस, रीफाइनेंस सर्विसेज बैंक को प्रोवाइड करने का काम भी इस एक्सिम बैंक का है। ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर हम देखें गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया एंड ऑल्सो अदर कंट्रीज जो इंडिया के साथ बिजनेस कर रहे हैं उनको भी लोन्स प्रोवाइड करने का काम एक्सिम बैंक का है। लीज, हायर परचेज रिलेटेड भी यहाँ पे किया जा सकता है। ये चीज़ें जो है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, वो किया जाता है बाय एक्सिम बैंक। रीफाइनेंस सर्विसेज बैंक्स को प्रोवाइड करने का काम भी है। तो ऑल द फोर आर द फंक्शंस, ऑल ऑफ द अबव, डी इज द राइट आंसर। नाउ कमिंग टू नैपफिड। ठीक है, फाइनली नैपफिड इज वेरी इंपॉर्टेंट एक इंस्टीट्यूशन। नैपफिड इज द ओनली डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्टिंग राइट नाउ। 2021 में इसे लाया गया था as it is also called a all India financial institution। तो ये ऐसे institutions है along with we would say Exim Bank, NABARD, NHB, SIDBI, ये institution specific areas में जो है अपना काम करते हैं। like अभी हमने नाबार्ड को देख रहे हैं तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एरिया है, ऐसे ही नैपफिड देख रहे हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एरिया है। वैसे ही एक्सिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी अपने खुद के फील्ड्स, एक्सिम बैंक इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट, नाबार्ड इन एग्रीकल्चर, एनएचबी इन हाउसिंग सेक्टर एंड सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज रिलेटेड जो है यहाँ पर एक्टिविटीज़ पूरे इंडिया में चलाता है। तो दे आर कॉल्ड टुगेदर 5 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंडिया में है, एंड वन ऑफ देम इज द नैपफिड, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? लॉन्ग टर्म नॉन रिकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग प्रोवाइड करना, यानी कि लॉन्ग टर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर प्रोवाइड करना, लॉन्ग टर्म नॉन रिकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लोन्स प्रोवाइड करना फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एंड ये नॉन रिकोर्स यानी कि कोई भी पार्टी यूनिलेटरली अपने हिसाब से उस कॉन्ट्रैक्ट से नहीं निकल सकता।
एंड नैपफिड एक्ट में 7 चैप्टर्स एंड 48 सेक्शन है। सम कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन देख लेते हैं। 3 एंड 4 सेक्शन में एस्टैब्लिशमेंट पर्पस ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो दिया हुआ। सेक्शन 5 में ऑथराइज जो पर्सन है डीलर है उसको 1 लाख करोड़ रुपीस का जो है दिया गया है। तो सबसे पहले जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है, सॉरी, इनिशियली जो दिया गया था टू एस्टैब्लिश नैपफिड, दैट वाज 1 लाख करोड़ रुपीस एंड 10,000 करोड़ रुपीस के शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही होल्ड कर रहा है। यानी कि नैपफिड एस्टैब्लिश किया थ्रू 1 लाख करोड़ रुपीस जो है पैसे उसको दिए गए ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में फाइनेंस कर सके, और धीरे धीरे ये पैसे दिए जा रहे हैं ऑब्वियसली। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक होल्डिंग है वो 100% है इसमें, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 26% तक घटा देगा ये कहा गया है। एंड यहाँ 10,000 करोड़ रुपीस वर्थ का जो है शेयर्स में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसे लगाए हैं। तो ये जो शेयर्स है सॉवरेन वेल्थ फंड्स, पेंशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स वगैरह होल्ड कर सकते हैं। सेक्शन 6 ऑफ नैपफिड एक्ट में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, चेयरपर्सन 1 MD लेस देन और इक्वल टू 3 डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर्स। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में देयर विल बी द सेंट्रल चेयरपर्सन, राइट। और इसमें बाकी अगर हम देखें नीचे जो है डायरेक्टर्स होते हैं चेयरपर्सन के बाद। तो 1 वुड बी मैनेजिंग डायरेक्टर, देन 3 या उससे कम डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर्स होंगे इनके अंडर, ठीक है। अब इनके अंडर क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होंगे। इनके अंडर मैनेजिंग डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करता है, 3 डायरेक्टर्स जो है शेयर होल्डर्स, और लेस देन 3 डायरेक्टर्स जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, या फिर फ्यू डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे। यानी कि इंडिपेंडेंट पीपल होंगे जिनका नैपफिड के एस्टैब्लिशमेंट फंक्शनिंग से कोई खास मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो चेयरपर्सन, उसके नीचे मैनेजिंग डायरेक्टर, उनके नीचे 3 डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, सब डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे विल बी हैविंग दिस 3 जो हमारे डायरेक्टर्स हैं along with the others, ठीक है। 2 डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस तरीके से होंगे, राइट। तो दिस इज द थिंग एंड दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन। प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स सी कौन सही जवाब देता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। एज आई टोल्ड यू कि यही क्वेश्चन पिछला सेशन में पूछा गया था। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आरबीआई किस किस को लाइसेंस देता है, आरबीआई जो है लाइसेंस देता है, ये किस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ दिस एक्ट में आपको देखने को मिलता है। तो सेक्शन 20 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट यू विल बी सीइंग दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके। तो इसके अलावा लेट मी जस्ट टेल यू, अगर आप लोग जेआईबी के अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यू विल बी रिक्वायरिंग गाइडेंस, एंड एडुटैप हैज कम अप विद दिस वंडरफुल गाइडेंस फॉर यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडुटैप का जो मास्टर कोर्स है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल पे जाकर edutap.in टाइप करेंगे, इस पेज पे आप आ जाएंगे। वहाँ से जैब कोर्सेज देख के आप यहाँ पे आ सकते हैं। जैब कंप्लीट मास्टर कोर्स, जिसमें चारों कंपोनेंट से रिलेटेड अच्छे कॉन्सेप्ट क्लासेस के थ्रू कॉम्प्रहेंसिवली आपको सारे चारों चैप्टर्स जो सारे चैप्टर्स हैं ऑफ ऑल द 4 कंपोनेंट्स उनको पढ़ाया गया। ईच एंड एवरी चैप्टर के एमसीक्यू, चैप्टर वाइज नोट्स एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। एग्जाम से पहले रिवीजन का भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना। रिवीजन हम एग्जाम से 1 हफ्ते पहले आराम से सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए कराते हैं। सो नीड नॉट वरी अबाउट दैट। अब इसमें 8 एंड 12 मंथ्स के वेरिएंट्स हैं। JIB 75 कोड यूज़ करके 75% का डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है। अब ये तो हो गया चारों कंपोनेंट्स का। अगर लेट्स से सिंगल कंपोनेंट का चाहिए, लाइक IIFS का, PPV का, AFM RBWM का, तो वो भी अवेलेबल है। इसमें भी आपको सारे फीचर्स जो वहाँ पर हैं वो मिल जाएंगे। अब हमारा लाइव क्रैश कोर्स भी चल रहा है, जिसमें यू कैन एक्चुअली एनरोल, एंड यहाँ पर ब्रोशर है, सारे डिटेल्स आप देख सकते हैं। लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे पढ़ाया गया है, और ईच एंड एवरी चैप्टर के MCQs, चैप्टर के नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। एंड ये लाइव क्लास अगर आप अटेंड नहीं कर पाते लाइव, तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है विद इन 24 आवर्स। सो यू नीड नॉट वरी। 6 मंथ्स की वैलिडिटी एंड जैब 80 कोड के थ्रू 80% का डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है। तो ये डिस्काउंट वेरी कर सकता है, सो यू कैन जस्ट चेक द वेबसाइट जब भी आप इसको अवेल कर रहे हैं फॉर द पर्टिकुलर डिस्काउंट। Wishing you all the best. Any other queries, call us on this number or drop a mail at hello@edutap.co.in. All the best, my dear friends.